नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर तेज प्रताप और आज हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे डिटेल में जानवरों में जो तेज़ी से स्प्रेड होने वाली वायरल डिजीज लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में। ये क्या है, कैसे फैलती है, इसका क्या इलाज करना चाहिए, कौन सा एंटीबायोटिक इसमें अच्छा है, कैसे इसका प्रिवेंशन हो सकता है, किस तरीके से इसमें जानवर की टेक केयर करनी है, इसकी पूरी डिटेल में आज आपको यहाँ पे बताने के लिए जा रहा हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखें, पूरा देखें और समझने की कोशिश करें। ये हमारे ही देश नहीं, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये सब देशों में फैली हुई है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। भारत के भी बहुत सारे प्रदेशों में, पंजाब में है, राजस्थान में है, इन सारे एरियो में ये बहुत तेज़ी से जो है इसका आउटब्रेक हुआ है। ये कैप्रीपॉक्स वायरस से होने वाली बीमारी है। कैप्रीपॉक्स वायरस से जितनी बीमारी होती हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स और इस टाइप की जो बीमारी होती हैं, उनमें इस तरीके के स्किन लीजन्स सामान्यतः देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक कैप्रीपॉक्स वायरस से होने वाली बीमारी है और इसके द्वारा मोस्टली जो कैटल इफ़ेक्टेड होती हैं वो क्रॉस ब्रेड इफ़ेक्टेड होती है। जो जैबू कैटल है, जो भारतीय नस्ल की गाय हैं, वो इफ़ेक्टेड हैं, लेकिन उनके लीजन्स और उनकी सीवियरिटी उतनी ज़्यादा नहीं देखी गई है जितनी कि क्रॉस ब्रेड या फिर फॉरेनर जो ब्रीड हैं उनकी देखी गई है। भैंस इसके लिए ससेप्टेबल है। भैंस की बॉडी पे बिल्कुल छोटे छोटे स्पॉट्स बनते हैं और जो है फीट एडेमा होता है, इसको पैरों में स्वेलिंग आती है और बाकी के छोटे छोटे फफोले बनते हैं। लिम्फ नोड स्वेल कर जाती है भैंस की और टेम्परेचर वही 104-105 इसका रहता है। तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसको थैलेरिया या ब्लड प्रोटोजोन इन्फेक्शन हो सकता है, बट आप इसको लंपी स्किन डिजीज़ के साथ में सस्पेक्ट करिए क्योंकि ये उसकी कंडीशन में लेकर के जाता है। तो आजकल के सिंपल चीज़ों में एक देखने को मिलता है भैंसों में कि वो अचानक से स्वेल करती है किसी बॉडी पार्ट पे, 104-105 फीवर हो जाएगा और एक पैर से लंगड़ाने लग जाती है क्योंकि ये साइनोवाइसाइटिस और टेंडनाइटिस करता है। तो इस तरीके की कंडीशन जब होती है तो वो लंगड़ाने लग जाती है। तो अब ये तो थे भैंस के लीजन्स। भैंस में सिर्फ इतना ही होता है, बाकी ट्रीटमेंट में आपको डिटेल में आगे बता दूंगा, वो आपको दोनों का लगभग सेम ही चलाना है। अब बात करेंगे इसके कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, कि ये कैसे ट्रांसमिट होता है एक एनिमल से दूसरे एनिमल में। इसका जो सबसे ज़्यादा प्रूफ मिला है ट्रांसमिशन का वो है इंसेक्ट बाइट। और इंसेक्ट बाइट में जैसे मच्छर का काटना, एक इन्फेक्टेड एनिमल को काटने के बाद एक स्वस्थ एनिमल को जब वो काट लेता है जाके, तो उससे इसका सबसे ज़्यादा तेज़ी से इसका स्प्रेड होता है। इसका सलाइवरी कंटामिनेशन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। किसी की सलाइवा है, यूरिन है, फीसिस है, जो एनिमल इन्फेक्टेड है उसके द्वारा ये एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट होता है। इन्हेलेशन के द्वारा ये फैल रहा है, लेकिन इन्हेलेशन पे अभी रिसर्च चल रही है और इसके बारे में अभी जो खोज चल रही है, इसको अभी क्लियरिटी से हम नहीं कह सकते कि ये इन्हेलेशन के द्वारा फैलता है, क्योंकि अगर इन्हेलेशन के द्वारा फैलता है तो इसकी क्वांटिटी और इसकी जो स्प्रेड होने की वो है वो और ज़्यादा होती। ये अभी इसी वक्त क्यों फैला, अब एक क्वेश्चन उठ के आता है कि ये गर्मियों में या सर्दियों में क्यों कम फैलता है। क्योंकि इस वक्त बरसात के मौसम में बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत और ये पूरा इस साउथ एशिया वाला जो एरिया है, साउथ एशिया वाले एरिया में ये मौसम बरसात का होता है और मच्छरों के लिए रिप्रोडक्शन और उसकी जो प्रजनन के लिए और उनकी संख्या बढ़ाने के लिए जो फेवरेबल एनवायरनमेंट होता है वो यही वाला मौसम होता है। तो मच्छरों क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ी है तो उसकी वजह से ये तेज़ी से एकदम से स्प्रेड हुआ है। अब हम बात करेंगे कि इसमें एक चीज़ और देखी जाती है कि अगर इसका बच्चा इसका इन्फेक्टेड मिल्क पी रहा है तो उसको भी डेफिनेटली वो होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बॉडी के जो डिस्चार्ज आ रहे हैं जितने भी हैं उन सब में इस वायरस की सफिशिएंट क्वांटिटी देखने को मिलती है। सकते हैं क्योंकि जो ओवर क्राउडिंग वाली जो डेयरियाँ होती हैं या गौशालाएँ हैं उसमें एक को होता है, तो इंक्यूबेशन पीरियड के बाद में बहुत जल्दी ही लक्षण उनमें एक दूसरे में देखने को मिलते हैं। कुछ गाय अगर दूर भी बांधी गई हैं या उनसे कोई कांटेक्ट भी नहीं, उनमें भी पहुंच जाता है। दैट मीन्स कि वो इन्हेलेशन के द्वारा पॉसिबिलिटी नहीं है अगर वहाँ पहुँचने की, लेकिन इंसेक्ट के द्वारा चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसफ़र हो सकती है। इसका स्प्रेड जो है पूरा, जितनी ज़्यादा ओवर क्राउडिंग होगी उतना ज़्यादा इसके फैलने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहेंगी, उसका सलाइवा, उसका फीड एक ही जगह से खाएंगी तो ये एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेज़ी से जो ट्रांसफ़र होगा।
अब इसके कुछ लक्षण मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले क्या होता है कि हैवी नेजल डिस्चार्ज आता है। नेजल डिस्चार्ज आने के साथ में टेम्परेचर बढ़ जाता है, 104 से 105 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है और लिम्फ नोड इनलार्जमेंट होता है। लिम्फ नोड इनलार्जमेंट जनरली लिम्फोइड जो है ऑल ओवर बॉडी के जो है पूरी तरीके से स्वेल कर जाते हैं, जैसे प्री स्कैपुलर हो गया, पैराटिड हो गया, प्री फेमुलर हो गया, ये सभी जो है एकदम क्लियरली आपको बाहर दिखने लग जाएंगे। इतना हाईली इन्फ्लाम्ड हो जाते हैं इसके लिम्फ नोड। लिम्फ नोड इन्फ्लाम्ड होने का मतलब क्या है कि बॉडी में बाहरी इन्फेक्शन कोई आया है तो उसकी वजह से जो बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण जो है लिम्फ नोड पूरी तरीके से स्वेल कर जाते हैं। अब क्या होता है कि इसको लोग कहते हैं कि भाई स्किन डिजीज है। स्किन डिजीज नहीं है ये, क्यूटेनिक इन्फेक्शन जो है, माना इसको कि क्यूटेनिक इन्फेक्शन है, लेकिन क्यूटेनियस इरप्शंस इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं और स्किन की सभी लेयर्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सुपरफिशियल है और स्किन की जो एपिडर्मिस या इसके ऊपर वाला जो एरिया है या नीचे वाला 1-2 लेयर ही इसमें इन्वॉल्व है, नहीं। स्किन की जितनी भी लेयर्स हैं वो सभी इसमें इन्वॉल्व होती हैं और इससे साथ में मसल्स और इंटरनल ऑर्गन भी इसमें जो है इरप्शंस उसमें भी देखने को मिलते हैं। अब आप देखिए कितनी भयावह कंडीशन होगी कि आप सिर्फ जितना बाहर देख पा रहे हैं उतना ही वो अंदर भी है, ठीक है। मसल्स में जितना स्किन में वो उसके इरप्शंस दिख रहे हैं, आपको फफोले दिख रहे हैं, उतने ही मसल्स के अंदर भी हैं और उसी तरीके के ऑर्गन्स इंटेस्टाइन और इंटरनल ऑर्गन्स पे भी हैं। तो इसके ये कंडीशन होने से ये बिल्कुल एकदम डाउन हो जाती है और यह बहुत घातक रूप धारण करती है। अब क्या होता है कि ये तो थे स्किन लीजन्स और वो जो सामने आते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशंस वाली कंडीशन होती है वो क्या होती है, टेंडन। टेंडन में इन्फ्लामेशन होता है जिसकी वजह से इसको टेंडनाइटिस होती है और टेंडनाइटिस और साइनोवाइसाइटिस की वजह से पशु में लगड़ापन आता है। जब टेंडनाइटिस और साइनोवाइनाइटिस हो जाएगी तो जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन होगा। टेंडन जो एक जॉइंट्स को दूसरे जॉइंट से जोड़ते हैं वहाँ पे हैवी इन्फ्लामेशन होगा, उसकी वजह से वहाँ पेन स्टार्ट हो जाएगा। साइनोवियल जो मेम्ब्रेन है वो इन्फ्लाम्ड होती है जिसकी वजह से वहाँ पेन होता है और उसकी वजह से लगड़ापन शुरू होता है। लगड़ापन शुरू होने की वजह से पशु चलना फिरना बंद कर देता है और वो कोलैप्स कर जाता है, लेट जाता है, वो खड़ा होना भी नहीं चाहता क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा वहाँ पे पेन हो रहा होता है। फिर क्या होता है कि जब इतना हो गया उसके बाद में हाई लेवल पे ब्रेस्ट की रीजन में एडिमा होता है। ब्रेस्ट की रीजन मतलब आगे वाले दोनों पैरों के बीच में, हार्ट के ऊपर और गर्दन के नीचे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वहाँ पे एडिमा होता है और वो एक वास्ट सिचुएशन कह सकते हैं इसकी, क्योंकि एडिमा की वजह से बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है। तब वहाँ जा कर के एडिमा स्वेलिंग जो आती है उस पर और वो कंडीशन बहुत ज़्यादा डेंजरस 20 की मानी जाती है। अब क्या होता है कि जब लिम्फ नोड स्वेल कर जाते हैं तो जो उसका ड्रेनेज है, ड्रेनेज मतलब जो फ्लूइड है उनका, वो प्रॉपर कार्य तरीके से जो है नहीं निकल पाता और जब नहीं निकलेगा वहाँ से तो फिर क्या होगा, वो स्वेलिंग कहाँ आएगी, वो आएगी स्वेलिंग ब्रेस्ट के रीजन पे, ठीक है। तो ये कंडीशन आपने पहले भी देखी हो कि जब थैलेरिया की इन्फेक्शन होता है काऊ में या बफलो में, तो थैलेरिया के जब क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके बाद में भी लिम्फ नोड स्वेल कर जाते हैं और जब उसके लिम्फ नोड स्वेल कर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कुछ दिन के बाद में एडिमेटस स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। तो ये कंडीशन नॉर्मली इसके लिम्फ नोड स्वेल के कारण होता है क्योंकि उसे ड्रेनेज नहीं हो पाता है। जो लिम्फोइड ऑर्गन्स का जो सीक्रेशन है उसका वहाँ से ड्रेनेज नहीं हो पाता। फिर क्या होता है कि जो स्किन लीजन्स हैं वो इरप्शंस हैं वो फट जाते हैं, फूटते हैं। फूटने के बाद में वहाँ से डिस्चार्ज आता है और जब डिस्चार्ज वहाँ से आएगा तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसकी बॉडी से फ्लूइड डिस्चार्ज होगा। आपको लग रहा है कि कंडीशन जो है नॉर्मल नहीं रहेगी और डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा बाहर निकलने लगेगा। फिर क्या करना है कि जैसे टेंडनाइटिस होगा उससे, और टेंडनाइटिस मैंने बताया आपको, वो टेंडनाइटिस भी उसी वजह से होता है क्योंकि फ्लूइड वहाँ से जब ज़्यादा निकल जाएगा तो जो साइनोवियल फ्लूइड है वो भी बॉडी से बाहर निकलता है जब जॉइंट्स पे इरप्शंस रप्चर्ड होते हैं तो फिर उससे और ज़्यादा लंगड़ापन उसमें देखने को आपको मिलता है। तो अब क्या करना है कि भाई इसका कैसे कंट्रोल करें हम इसको, इसके लिए हमको कैसे इन चीज़ों को देखना चाहिए, कैसे हम लोगों को इस चीज़ के लिए कंट्रोल करना चाहिए। देखिए इसमें डेथ जो होती है वो 2 तरीके से होती है, ठीक है। पहला जो वजह होती है, पहला जो रीज़न होता है वो होता है हाइपोवोलेमिक शॉक।
हाइपोवॉल्यूमिक शॉक क्यों? क्योंकि बॉडी के पूरे बॉडी पे जो इरप्शंस हो रखे हैं, स्किन लीजन्स जो आ रखे हैं, वो जब फूटते हैं तो हैवी डिस्चार्ज होता है, और हैवी डिस्चार्ज होने से बॉडी के अंदर जो वाटर का लेवल है, जो पानी का लेवल है, वो डाउन होता चला जाता है। और जब बॉडी में पानी का लेवल डाउन होता जाएगा तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक लगेगा और पशु मर जाएगा। दूसरा जो रीजन है इसके डेथ का, वो है आपका सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। आप एक घाव आपको होता है तो आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं, क्यों भाई? घाव एंटीबायोटिक्स से ठीक नहीं होता, लेकिन एंटीबायोटिक्स वहाँ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल करके रखता है। कुछ लोग कहते हैं वायरल डिजीज है, एंटीबायोटिक्स क्या करेंगे उसमें? ऑफ कोर्स वायरल डिजीज है, एंटीबायोटिक्स का उसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन जो लीजन्स आए हैं, जो घाव हुए हैं शरीर में, उन घाव को कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक्स देना चाहिए, नहीं तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसमें होगा और उसकी वजह से फिर वो डेथ कर जाएगा और डेथ हो जाएगी उसकी। तो एंटीबायोटिक यूज़ करना चाहिए इसमें। एंटीबायोटिक्स के लिए साथ में आप 4 से 5 दिन का मेरे हिसाब से ट्रीटमेंट मिनिमम लेके चलिए। आप 7 से 8 दिन भी लेके जा सकते हैं, जिसमें आप NSAID नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग यूज़ करिए और एंटीबायोटिक यूज़ करिए। एंटीबायोटिक्स में मैं अपना पर्सनल जो चॉइस मैं इसमें यूज़ करता हूँ, मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। स्टेप्टोपेनिसिलिन, जिसके अंदर स्ट्रेप्टोमाइसिन भी होता है, पेनिसिलिन भी होती है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, और डबल एंटीबायोटिक भी आप अगर यूज़ करना चाहें तो आप इसमें कर सकते हैं। देखिए, जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है वो बैक्टीरियोस्टैटिक है, मतलब जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को रोकती है, बैक्टीरिया को ख़त्म नहीं करती, उसे मारती नहीं है। जबकि स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन और जो पेनिसिलिन है, ये बैक्टीरियोसाइडल है, यानी बैक्टीरिया को किल करती है। तो इस कंडीशन में इन दोनों एंटीबायोटिक्स में अब जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो ग्राम नेगेटिव पे काम करती है, और स्ट्रेप्टो जो पेनिसिलिन है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे काम करती है। तो दोनों स्ट्रेप्टो पेनिसिलिन मिलके एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बना देते हैं, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। अब क्या होता है कि जो विस्केट रीजन है और जो एडिमेटिस स्वेलिंग आ रखी है विस्केट रीजन पे, उसके लिए आप ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड यूज़ कर सकते हैं 2 से 3 दिन के लिए, जिसमें आप प्रेडनिसोलोन यूज़ कर सकते हैं। और अगर यूज़ की बात है तो आप डेक्सा भी उसमें 1 दिन 2 दिन यूज़ कर सकते हैं, जिससे उसकी स्वेलिंग ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसमें आप आइसोफ्लुपेराडोन यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आइसोफ्लुपेराडोन यूज़ करेंगे तो हाइपोमैग्नीसीमिया हो जाएगा, और जिसकी वजह से पशु खड़ा है तो खड़े से वो तत्काल बैठ जाएगा, कंडीशन उसकी और डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो तीसरा एक ऑप्शन होता है इसमें हाइड्रो मसाज करने का। हाइड्रो मसाज में क्या होता है कि जैसे स्किन लीजन्स आ रखे हैं, शरीर पे फफोले पड़े हुए हैं, उसको तेज़ पानी के साथ में प्रेशर के साथ में उसको नहलाना है या उस पानी डालना। उससे क्या होता है कि जो जिस जगह पे फफोले बने हुए हैं उस जगह पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा जाता है, जिसकी वजह से वहाँ से जो फ्लूइड है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से एडिमेट जो फ्लूइड है वो वहाँ से रिमूव हो जाता है। आप यूरेटिक्स के लिए भी जा सकते हैं। डायूरेटिक्स में मेरा मतलब यहाँ पे क्यों है, क्योंकि अभी आप कह रहे थे कि हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो जाएगा, अभी आप कह रहे हैं कि डायूरेटिक के लिए आप जा सकते हैं। देखिए, मैं बताता हूँ कि बॉडी में डायूरेटिक यूज़ करने का क्या पर्पज़ होता है कि डायूरेटिक पेशाब ज़्यादा लेके आते हैं, बॉडी से यूरिन एक्सक्रीट ज़्यादा होता है। तो जब बॉडी से यूरिन एक्सक्रीट ज़्यादा होगा, क्वांटिटी में ज़्यादा होगा, तो जो फ्लूइड उसके अंदर भरा हुआ है, पस भरा हुआ है या जो लिक्विड भरा हुआ है, वो भी बॉडी से स्मूथली डिस्चार्ज के साथ में, यूरिन के साथ में बॉडी से पास आउट हो जाएगा। तो जब बॉडी के अंदर वॉल्यूम जो कम रहेगा फ्लूइड का, तो उनके रिफ़िल होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो भी बहुत कम हो जाती है। उसके बाद में अब आपको क्या करना है कि आपने एंटीबायोटिक्स दे लिया, आपने जो एडिमेटस स्वेलिंग के लिए स्टेरॉइड्स दे लिए, आपने NSAID दे लिया, उसके बाद आपने हाइड्रो मसाज कर ली, उसके बाद में आपको डायूरेटिक्स भी आपने यूज़ कर लिया। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ट्रेस मिनरल्स भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ट्रेस मिनरल्स क्या होते हैं? ट्रेस मिनरल्स मतलब जो बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ होते हैं, लेकिन इम्यूनिटी इन्हेंसर का काम करते हैं। जैसे कि मान लो आयोडीन हो गया, एक ट्रेस एलिमेंट है, ठीक है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन कम है तो उसमें आप यूज़ कर रहे हो, या कोई और किसी तरीके का ट्राइवेट वगैरह में यूज़ होने वाला जिंक, कोबाल्ट, कॉपर, इस तरीके की जो माइनर क्वांटिटी में बॉडी में जो एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, ये बॉडी को, जैसे कि जिंकोविट टैबलेट आती है, विटामिन C होता है, जिंक होता है उसके अंदर,
ये इम्यूनिटी को इन्हेंस करते हैं। अब क्या करना है कि आपको इसके लिए, ये तो थी इसके नॉर्मल इंजेक्शन और बाकी का ट्रीटमेंट। अब आपको क्या करना है, आप इसके लिए एडवांस इम्यूनिटी बूस्टर के लिए भी आप जा सकते हैं। ये थोड़ा ऊंचे लेवल का ट्रीटमेंट है जो जनरली हम लोग डॉग्स में, पार्वो और बाकी के एनिमल्स में जो वायरल डिजीज़ होती हैं उसमें यूज़ करते हैं। एक इंजेक्शन आता है फिलक्रिस्टिन, नॉट विनक्रिस्टिन, ये फिलक्रिस्टिन है। विनक्रिस्टिन एंटी कैंसरस मेडिसिन है, डॉग्स में यूज़ की जाती है टीबीटी के केसेस में, लेकिन ये फिलक्रिस्टिन है। इसका यूज़ पार्वो जैसी बीमारियों में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग डॉग में यूज़ करते हैं। तो आप उसका इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं, तो उससे इसकी इम्यूनिटी बढ़ती है और इसका फ़ायदा देखने को भी मिलता है। अगर आपको ऑइंटमेंट लगाना है तो आप इस पर एक्रीफ्लेविन जो कॉम्बिनेशन वाले ऑइंटमेंट हैं यूज़ करिए। आप बोरिक एसिड वाले ऑइंटमेंट यूज़ करिए। आप बोरिक एसिड वाले कैसे करेंगे कि वैक्स ले लीजिए या फिर देसी घी ले लीजिए, उसमें बोरिक एसिड मिक्स करके और उसको पेस्ट बना करके आप इस पर यूज़ कर सकते हैं। बाकी नीम का पानी उबाल करके पिलवाने में भी आप इसको बहुत मदद मिलेगी। शरीर पे डालने में से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। अगर आपको इसको देखना है कि भाई और ज़्यादा हमें कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देना है और इसको तेज़ी से रिकवर करना है या इसकी जो इम्यूनिटी उसको बढ़ाना है, तो आप उसके लिए अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी, इन तीनों को मिला करके, इन तीनों का काढ़ा बना के या तीन तीनों की चटनी बना करके भी आप अपने पशु को खिला सकते हैं। इससे भी इम्यूनिटी बहुत ही तेज़ी से बूस्ट होती है। इसके अलावा और कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन जो इम्यूनिटी बूस्टअप का काम कर रही है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं, फ़ायदा निश्चिंत होगा। ठीक है, लेकिन जो बाकी की और तरीके की जो प्रिपरेशन वाली कंपनियां बना के भेज रही हैं कि इसका इंजेक्शन लगा दो, इसको पिलवा दो, ये कर दो, वो कर दो, उस पर आपको क्रॉस चेक ज़रूर करना है, क्योंकि आयुर्वेदिक चीज़ें हम लोगों ने अपने कोविड के टाइम पे भी बहुत ही यूज़ करी हैं और बाकी की चीज़ों में भी हम लोग यूज़ करते हैं, जुकाम वगैरह में भी हम लोग यूज़ करते हैं और उसके फ़ायदे हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, अगर ज़्यादा कंडीशन इसकी और डाउन हो रही तो आप प्रोपेलिस यूज़ कर सकते हैं। प्रोपेलिस एक कॉस्मेटिक के एरिया में यूज़ होने वाली मेडिसिन होती है। ये तो बहुत सारी फीमेल जानती होंगी शायद इसके बारे में कि ये जो स्किन लीजन्स होती हैं उनको बहुत कम करने में यूज़ होता है और ये मधुमक्खी के छत्ते से इसको जो है प्राप्त किया जाता है और उसके बाद में फिर इसको आप यूज़ इस पर कर सकते हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसके कंट्रोल की, तो कंट्रोल में सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो एनिमल स्वस्थ हैं उनको गॉट पॉक्स वैक्सीन लगवा दीजिए। गॉट पॉक्स वैक्सीन इसके एंटी इम्यूनिटी देता है, एंटी लंपी स्किन डिजीज़ इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है, तो आप इसको गॉट पॉक्स वैक्सीन लगा सकते हैं। गॉट पॉक्स वैक्सीन ही आजकल 5 डोज सबकुटेनियस इसको दिया भी जा रहा है पशुओं को। और अगर इसको और ज़्यादा वो देखना है तो मॉस्किटो कंट्रोल को रोकिए। मॉस्किटो कंट्रोल रोक करके मच्छरदानी लगा दीजिए या फ्लाइट रिपेलेंट या मॉस्किटो रिपेलेंट की जो भी चीज़ें हैं वो एनिमल के पास में यूज़ करिए। उसके बाद में ये कंट्रोल होता चला जाएगा। यूरिन, सलाइवा, फीसिस कंटामिनेशन जो भी एक स्वस्थ एनिमल का है उसमें कंटामिनेशन ना होने दें, क्योंकि उसमें कंटामिनेशन होगा तो पशु उसको टच करता है, स्मेल करता है या बैठता है तो वो इन्फेक्शन बॉडी में चला जाएगा। तो ज़्यादा सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि टिक्स एंड माइट्स को दूर रखिए हमेशा पशुओं से। फ्लाई रिपेलेंट का यूज़ करिए, क्योंकि मोस्टली जो बीमारियां आजकल मैं देख रहा हूं जो सीवियर वाली डिजीज़ हो रही हैं एनिमल्स में, वो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल और इंटरनल पैरासाइट्स की वजह से हो रही हैं, जो एक्सटर्नल पैरासाइट्स की वजह से स्प्रेड हो रही हैं। तो ये था लंपी स्किन डिजीज़ का पूरा एक सेशन। अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो। और ये हमारा ऑफिशियल चैनल है और इस पे आपको इस तरीके की नॉलेजेबल चीज़ें हम बताते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों में जागरूकता आ सके। धन्यवाद।